नमस्कार। आज के इस खास लीगल एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गंभीर और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हर नागरिक अधिकार रक्षक, वकील और कानून के जानकार के लिए समझना बिल्कुल जरूरी है। आज हम डिकोड करेंगे तड़ीपार या एक्सटर्नमेंट की उस कठोर सच्चाई को, जहां राज्य की असीमित ताकत और एक आम नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का सीधा सीधा टकराव होता है। देखिए, एक डिफेंस लॉयर या सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर हमें यह समझना ही होगा कि बिना किसी जुर्म के साबित हुए किसी भी इंसान को उसके अपने ही घर से बेदखल कर देना लोकतंत्र में कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा और सख्त कदम है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, तड़ीपार का कॉन्सेप्ट। जरा सोचिए, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की ये पावर कितनी खौफनाक हो सकती है। किसी इंसान को उसके ही घर, उसके अपने शहर, उसकी अपनी गलियों से रातों रात बाहर निकाल देना, ये एक बहुत ही गंभीर प्रशासनिक प्रहार है। इसे किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर हम इसे कानूनी भाषा में समझें तो तड़ीपार का सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति को एक तय समय के लिए किसी खास शहर, जिले या इलाके की सीमा से बाहर निकाल देना। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आपको ये समझना होगा कि इस एक्शन का जो मेन मोटिव है वो पूरी तरह से प्रिवेंटिव यानी निवारक होता है। इसका मकसद किसी पुराने अपराध की सजा देना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सजा देने का काम अदालतों का है, प्रशासन का नहीं। इसका असली मकसद तो आदतन अपराधियों को भविष्य में कोई नया अपराध करने से पहले ही रोक देना है, मतलब जुर्म होने से पहले ही उसकी गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर देना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन इस भारी भरकम पावर को ट्रिगर कब करता है? देखिए, प्रशासन ये सख्त कदम तब उठाता है जब कोई व्यक्ति आदतन अपराधी बन चुका हो और उसके सिर्फ उस इलाके में मौजूद रहने से ही आम जनता की शांति और सुरक्षा को खतरा हो। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे मोहल्ले को जो खौफ के साए में जी रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए राज्य को एक कड़ा कदम उठाना पड़ता है। लेकिन यहीं पर एक सिविल राइट्स डिफेंडर के रूप में आपकी भूमिका शुरू होती है। आपको यह सवाल जरूर पूछना है कि क्या ये पब्लिक ऑर्डर का जो डर बताया जा रहा है वो असली है, या फिर कहीं ये प्रशासन की अपनी नाकामी छिपाने का कोई बहाना तो नहीं। चलिए अब इस कानून की बारीकियों यानी इसके फ्रेमवर्क पर आते हैं। एक बेहतरीन लीगल डिफेंस तैयार करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ये समझना है कि प्रशासन की इस असाधारण शक्ति की पैदाइश आखिर होती कहां से है। यहाँ वकीलों और कानून के जानकारों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि तड़ीपार की इतनी बड़ी शक्ति सीधे तौर पर किसी एक केंद्रीय कानून से आती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तड़ीपार की ये पूरी प्रक्रिया हमारे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS या पुराने CRPC की किसी एक विशेष धारा की देन नहीं है। इसके बजाय ये पावर अलग अलग राज्यों के अपने विशेष स्थानीय कानूनों यानी स्टेट एक्ट से निकल कर आती है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे अलग अलग राज्य इस पावर का इस्तेमाल अपने खुद के बनाए कानूनों के जरिए करते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां ये यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट की धारा 3 के तहत किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 55 और 56 का इस्तेमाल होता है। और अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये पावर दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 47 से मिलती है। तो एक डिफेंडर के रूप में यह बहुत जरूरी है कि आप अपने राज्य के विशिष्ट अधिनियम की गहराइयों को अच्छी तरह समझें। हालांकि डिफेंस को एक और बात का खास ध्यान रखना चाहिए। BNSS में कुछ ऐसी धाराएं जरूर मौजूद हैं जो तड़ीपार जैसी ही निवारक शक्तियों का भ्रम पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए BNSS की धारा 163, इसके तहत एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी इमरजेंसी में तनाव को टालने के लिए किसी व्यक्ति की खास इलाके में एंट्री ब्लॉक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ धारा 129 के तहत आदतन अपराधियों से शांति बनाए रखने के लिए एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाता है। अब देखिए, ये दोनों धाराएं कुछ वक्त के लिए तड़ीपार की तरह लग सकती हैं, लेकिन कानूनी और प्रक्रियात्मक तौर पर ये बिल्कुल अलग काम करती हैं। और जाहिर है, इनके खिलाफ आपकी डिफेंस स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो कानूनी ढांचे को डिकोड करने के बाद अब हमारा फोकस राज्य की इस पावर से हटकर उन सख्त प्रक्रियाओं यानी ड्यू प्रोसेस पर जाएगा जो इसे कंट्रोल करते हैं। सच कहूं तो यही हिस्सा किसी भी डिफेंस स्ट्रैटेजी की असली रीढ़ होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और एक तरह से खतरनाक बात है। तड़ीपार का ये भारी भरकम आदेश कोई जज या अदालत नहीं देती। जी हाँ, यह आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे कि DM या ADM या फिर पुलिस कमिश्नर यानी DCP रैंक के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। एक सिविल राइट्स डिफेंडर को इस बात पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि ये पावर शुरुआत में हमारी जो पारंपरिक अदालती प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से बाईपास कर देती है। और आप खुद सोचिए, जब न्यायपालिका बीच में नहीं होती तो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का यानी स्टेट ओवररीच का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन प्रशासन अपनी मर्जी से हवा में तीर नहीं चला सकता। किसी व्यक्ति को तड़ीपार ठहराने के लिए कुछ बेहद ठोस आधार साबित करने होते हैं। वो आधार क्या है? पहला, उस व्यक्ति के खिलाफ कई संगीन और हिंसक मामले दर्ज होने चाहिए। दूसरा, गवाह उस व्यक्ति के डर से कोर्ट में आकर गवाही देने से मुकर रहे हों। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, आम जनता में उसका इतना खौफ हो कि कोई भी पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत ही न जुटा पाए। यानी प्रशासन के लिए पब्लिक टेरर या सार्वजनिक आतंक का एक खास स्तर साबित करना अनिवार्य है। बिना इस खौफ को साबित किए तड़ीपार का कोई भी आदेश अदालत में 1 मिनट भी टिक नहीं सकता।
चलिए अब इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पुलिस किसी को भी रातों रात मनमाने ढंग से शहर से बाहर नहीं निकाल सकती। इस पूरी प्रक्रिया में बचाव का जो सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार है वो है कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस का जारी होना। ये नागरिक के लिए अपना पक्ष रखने का एक बहुत ही बुनियादी और अहम अधिकार है। इसके बाद ही लीगल डिफेंस पेश होता है और प्रॉपर सुनवाई होती है, फिर जाके एग्जीक्यूटिव अपना आदेश पास करता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह आदेश गलत है या इसमें कोई दुर्भावना है तो हाईकोर्ट में अपील करने का पूरा संवैधानिक अधिकार आपके पास मौजूद है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी भी नागरिक को उसकी आजादी से वंचित करने का ये कठोर कदम पूरी तरह से अस्थायी होता है। ये कोई उम्र कैद नहीं है। अलग अलग राज्यों के कानूनों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए तड़ीपार की जो टिपिकल अवधि होती है वो आमतौर पर 6 महीने की होती है। और कानूनी तौर पर अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो किसी भी नागरिक को उसके घर, परिवार और आजीविका से दूर रखने की अधिकतम वैधानिक सीमा सिर्फ 2 साल तक ही हो सकती है, इससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं। अब हम इस लीगल एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और यकीनन सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए ऐतिहासिक और संवैधानिक सुरक्षा उपाय। यही वो ढाल है जो कार्यपालिका की मनमानी पर लगाम कसती है। एक लीगल माइंड के तौर पर हमें इस पूरी प्रक्रिया को हमेशा एक बहुत ही बुनियादी मौलिक अधिकार के नजरिए से देखना चाहिए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) हर भारतीय नागरिक को पूरे देश में कहीं भी आबाद रूप से घूमने और रहने की आजादी देता है। तड़ीपार का आदेश भले ही कुछ कानूनों के तहत कानूनी तौर पर वैध हो, लेकिन गहराई में देखें तो ये इस पवित्र स्वतंत्रता का सीधा और आक्रामक उल्लंघन है। और बिल्कुल इसीलिए अदालतों में इस प्रक्रिया की बहुत ही डीप और सख्त न्यायिक जांच होना लाजमी है। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का 2022 का दीपक बनाम महाराष्ट्र राज्य का फैसला बचाव पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी ढाल का काम करता है। सर्वोच्च अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मजिस्ट्रेट के पास ये मानने के लिए ऑब्जेक्टिव मटेरियल यानी ठोस आधार होना ही चाहिए कि वो व्यक्ति समाज के लिए सच में एक बड़ा खतरा है। प्रशासन इस पावर का इस्तेमाल रूटीन तरीके से या छोटी मोटी घटनाओं के लिए नहीं कर सकता। सिर्फ एक आम पुलिस रिपोर्ट या मामूली शक इस इतनी गंभीर कार्रवाई के लिए काफी नहीं है। एक बचाव पक्ष के वकील के तौर पर आपको कोर्ट में इसी ठोस आधार की कमी को पकड़ना है और चुनौती देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक मजबूत डिफेंस कैसे तैयार करता है। 2021 का रहमत खान बनाम डीसीपी का लैंडमार्क जजमेंट ये साबित करता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ कई एफआईआर दर्ज होना ही उसे तड़ीपार करने के लिए काफी नहीं है। सोचिए, अगर आरोपी को उन मामलों में कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है तो केवल पुलिस डायरी के आधार पर उसे तड़ीपार कर देना तो ड्यू प्रोसेस और न्याय के बिल्कुल ही खिलाफ है ना। प्रशासन को कोर्ट में ये एक्सप्लिसिटली और दस्तावेजों के साथ साबित करना ही होगा कि गवाह वास्तव में डरे हुए हैं। नौकरशाही की लापरवाही और उनके मैकेनिकल रवैये के खिलाफ ये अगला फैसला एक बहुत ही कड़ा निर्देश है। 2006 के उपराज्यपाल बनाम वेद प्रकाश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा था कि तड़ीपार के आदेश में स्पष्ट कारण और मजिस्ट्रेट का एप्लीकेशन ऑफ माइंड यानी अपना दिमाग लगाना साफ तौर पर झलकना चाहिए। कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस के दिए हुए पहले से छपे फॉर्म्स पर आंख बंद करके साइन नहीं कर सकता। मामले का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना और एक एक फैक्ट को खुद तौलना ही सत्ता के इस दुरुपयोग के खिलाफ सबसे बड़ा और अंतिम बचाव है। इस पूरे लीगल एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुपता हुआ सवाल हमारे सामने आता है। अगर राज्य किसी संभावित या हाइपोथेटिकल अपराध को रोकने के नाम पर नागरिकों को उनके ही घर से निकाल सकता है, तो नागरिक अधिकारों के पैरोकार ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारा अनुच्छेद 19(1)(d) केवल किताबों में लिखा एक थ्योरेटिकल अधिकार बनकर न रह जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत और कार्यपालिका की मनमानी के बीच की ये बहुत ही बारीक सी लकीर हमेशा एक गंभीर सोच का विषय रहेगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।